जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आरक्षण के बारे में बात करेंगे, रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। आरक्षण दो आर्टिकल्स में मिलेगा आपको देखने को। एक तो 16 आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15। इन दोनों आर्टिकल के 4-5 सब क्लॉजेस में आपको ये आर्टिकल क्या नाम आरक्षण देखने को मिलेगा। आरक्षण को पढ़ने से पहले हमें कुछ थोड़ी सी कहानी देख लेनी चाहिए, कब कौन से टाइम पे ये जो है आरक्षण लागू हुआ। सबसे पहले मैंने आपको मंडल आयोग के बारे में बताया था, समझो। मंडल आयोग के बारे में किस टाइम पे बना था ये? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन सी सरकार ने बनाया था? जनता पार्टी सरकार ने, जो कि 1978 में आई थी। 78 आई थी और 79 में चली गई। आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकल ली। लेके तो आए, लेकिन उस टाइम पे ये मंडल आयोग का कमीशन का जो है रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई थी। अब लागू कब हुई? बीपी सिंह की सरकार में 1990 में। इसकी पार्टी का नाम था जनता दल। समझ में आ रही है? जनता पार्टी लेके आई थी और जनता दल इसको लागू कर रही है 1990 में। जब इसको लागू ये कर रही थी, उसमें आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले हमारे यहाँ SC ST के लिए तो पहले से ही था। 1955 में 22% आरक्षण पहले से ही था, 22.5%। लेकिन 27% आरक्षण जो है 1990 में सबसे पहले ये लागू किया गया। इसके देखते हैं। पहला सबसे पहले राज्य के द्वारा आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) क्या कहता है? राज्य के द्वारा नागरिकों को, व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, नागरिकों की बात हो रही है। समझ में आ रही है आपको? नागरिकों की बात, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को, SC ST की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? पिछड़े वर्गों को। पढ़ने के दो तरीके हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, हमेशा याद रखना। समझ में आ रही है आपको? सिर्फ ओनली ऑन क्या पढ़ना है? पिछड़े वर्गों के। क्या नहीं आएगा? SC ST नहीं आएगा, जनरल नहीं आएगा। समझ में आ रही है? ये नहीं आएंगे। कौन आएगा? पिछड़ा वर्गों को। राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में, नियुक्ति अंडरलाइन और रोजगार अंडरलाइन, ये की वर्ड है। इनको वर्डों को याद करके रखो। नियुक्ति एवं रोजगार में। अच्छा, शिक्षा एजुकेशन में कौन सा आर्टिकल देता है आपको आरक्षण? 15(4). ये 16(4) पढ़ा रहा हूं मैं आपको। समझ में आ रही है? सेम वही लाइन है 15(4) में है आरक्षण के लिए। समझ में आ रही है आपको? इन दोनों में अलग अलग अंतर आप कभी कभी पूछ लेता है कि 16(4) और 15(4) में अंतर क्या है। समझ में आ रही है आपको? सिर्फ ओनली ऑन क्या अंतर है? 15(4) एजुकेशन से रिलेटेड है और रोजगार से रिलेटेड ये है 16(4). समझ में आ रही है आपको? ये सारी चीजें, इन पॉइंटों को हम जानेंगे। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कौन है, प्रोन्नति में आरक्षण कैसे मिला, मात्रा कितनी होनी चाहिए, रिक्त सीटों की संख्या भरने के लिए कैरी फॉरवर्ड का नियम कैसे होगा, और पिछड़े वर्गों में पिछड़े कौन है और पिछड़ों में अगड़े कौन है। समझ में आ रही है? इधर अगर राज्य की दृष्टि में नागरिकों के, फिर यहां नागरिकों शब्द आ गया, पिछड़े वर्गों को सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार आरक्षण को लागू कर सकती है। और वही काम किया। तो सरकार ने आरक्षण दे दिया। और 1991 में बीपी सिंह की सरकार ने, नरसिम्हा राव की सरकार ने, सॉरी, 10% आरक्षण जनरल वालों को भी दे दिया। आर्थिक इकोनॉमी के कारण EWS जो कि आर्थिक आज भी चल रहा है। समझ में आ रही है? लेकिन 1992 में एक वाद आया जिसका नाम था इंदिरा साहनी वाद। समझ में आ रही है? इंदिरा साहनी वाद में क्या कहता है? इंदिरा साहनी वाद में टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए इसको, इंदिरा साहनी वाद। इसका सब हेडिंग डाल लेना, पिछड़ा वर्ग। उच्चतम न्यायालय जो है पिछड़े वर्ग की जो परिभाषा देता है वो कैसे देता है, एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे हम इसके बारे में। पिछड़ा वर्ग, इंदिरा साहनीवाद, और हेडिंग डाल लेना ये सब हेडिंग, पिछड़ा वर्ग। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में सामान्यतः, उच्चतम न्यायालय में सामान्यतः यह स्वीकार कर लिया गया, यह स्वीकार कर लिया गया कि यह स्वीकार कर लिया गया कि पिछड़ी जाति के लोग ही, पिछड़ी जाति के लोग ही
पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे, पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे। पिछड़ी की जाति के लोग कौन कौन है? SC ST OBC, ये पिछड़ा वर्ग में आते हैं सारे, सारे के सारे। समझ में आ रही है? जो भाषा से पिछड़े हों, धर्म से पिछड़े हों, समझ में आ रही है, संस्कृति से पिछड़े हों, रोजगार में पिछड़े, वो अलग बात है कि रोजगार में तो जनरल वाले ही सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। लेकिन हमें 1990 की स्थिति के बारे में जानना है ना, तो तब से ये आरक्षण चला ही आ रहा है। अब इसमें संशोधन क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे हम बताएंगे। मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, समझ में आ रही है? आंसर राइटिंग किस तरीके से आपको लिखने, कितने पॉइंट लिखने, कितने नहीं लिखने, वो सारी चीजों के बारे में। अगला इसी में, और न्यायालय का आशय, न्यायालय का आशय सामाजिक एवं शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक अंडरलाइन, न्यायालय का आशय सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़ापन है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़ापन है, आर्थिक रूप में पिछड़ापन नहीं, आर्थिक रूप में पिछड़ापन नहीं। इसलिए नरसिंह राव सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण, आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब देखिए, ये जो 10% वाला आरक्षण था इसे तो क्या कर दिया गया, शून्य बना दिया गया। समझ में आ रही है? 2017 में भी आया है ये 10% आरक्षण वाला जो है, इसे मान्य है, मान्यता मिली। अभी तक मान्यता है, EWS में आता है ये। लेकिन ये 1991 में चालू हुआ था, इसको पहले ही रद्द कर दिया गया था। किस बाद में कर दिया गया था? इंदिरा साहनीवाद। ये क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए, क्रीमी लेयर का सिद्धांत कहां से आता है? इंदिरा साहनीवाद से। समझ में आ रही है? OBC आरक्षण को किसने रद्द किया था? हालांकि ये रद्द नहीं होगा क्योंकि 50% इसमें सीमा बनाई जाएगी। और अगला कौन सा है इसका? प्रोन्नति में आरक्षण। अगली हेडिंग डालिए, प्रोन्नति में आरक्षण। प्रोन्नति का मतलब होता है पदोन्नति में आरक्षण, जो पद पर रहते हुए आरक्षण जो मिलता रहता है वरीयता में। उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को, उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और न्यायालय ने कहा कि, और न्यायालय ने कहा कि आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में, आरक्षण आरंभिक नियुक्ति में लागू होगा, प्रोन्नति में नहीं होगा, प्रोन्नति में नहीं, ऐसे लिखना, प्रोन्नति में नहीं। इसका मतलब यह है, इसको भी काट दिया, प्रोन्नति में आरक्षण वाला ये भी खत्म इंदिरा साहनीवाद में। दूसरा है मात्रा, हेडिंग डालिए मात्रा। इससे पहले एक नोट लिख लो, NOTE नोट। एक आर्टिकल है जो आपको जानना जरूरी है, आर्टिकल 335 फ्री हो गया, ठीक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST
को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देते समय सरकारी सेवाओं की कुशलताओं का ध्यान रखा जाएगा। सरकारी सेवाओं की कुशलताओं का ध्यान रखा जाएगा। अगला है मात्रा। हेडिंग डालिए मात्रा। मात्रा कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां पे कितना टोटल हो रहा है? 59.5%। इसका मतलब तकरीबन 60% के आसपास। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 9.5% जो है ज्यादा है। इसका मतलब ये कटेगा। समझ में आ रही है? कौन सा कट रहा है? पहला ये वाला 10% वाला। अगला, जिसका अभिप्राय है, इसी में जिसका अभिप्राय है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, जिसका अभिप्राय है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सेवाओं की संख्या के आधार पर होगा। सेवाओं की संख्या के आधार पर होगा, जातियों की संख्या के आधार पर नहीं। जातियों की संख्या के आधार पर नहीं। अगर जातियों की संख्या के आधार पर देना लग जाए तो फिर तो कम से कम 3000 जातियां हैं हमारे यहाँ इंडिया में। समझ में आ रही है? आरक्षण सारी सीट कहां चले जाएंगे? आरक्षण उसी में। अगला, रिक्त सीटों को भरने के लिए कैरी फॉरवर्ड रूल। हेडिंग डाल लो इसको, कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम। उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कैरी फॉरवर्ड रूल को संवैधानिक माना। इसको रहने दिया, कैरी फॉरवर्ड रूल को संवैधानिक माना, जिसका अभिप्राय है कि आरक्षित वर्गों के लिए रिक्त पदों को अगले वर्ष भरा जा सकता है। रिक्त पदों को अगले वर्ष भरा जा सकता है। लेकिन इसमें भी अगले वर्ष भरा जा सकता है, लेकिन इसमें भी 50% का नियम लागू होगा। इसमें भी 50% का नियम लागू होगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट ने 100 वैकेंसी निकाली है, ठीक है। 100 में से आरक्षण में कितनी वैकेंसी है? 20।
और 20 में से मात्र 15 भरी गई है इस साल, तो बची 5। ये अगले साल भर दी जाएंगी। समझ में आ रही है कि नहीं आपको? जैसे कि 100 वैकेंसी जब निकलेंगी तो 20 वैकेंसी हर बार आरक्षण के लिए रखी गई हैं, तो 5 ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ जाएंगी, लेकिन 50% से ये ज्यादा नहीं होंगे। समझ में आ रही है आपको? यह है कैरी फॉरवर्ड का नियम। अगला कौन सा रह गया है आपका? पिछड़ों में पिछड़े, पिछड़ों में अगड़े। हेडिंग डालिए इसको, पिछड़ों में पिछड़े, पिछड़ों में अगड़े। कौन है ये? देखें, उच्चतम न्यायालय ने कहा या फिर ऐसे कर लो, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि, उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि पिछड़ी जातियों में जो, पिछड़ी जातियों में जो व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय सेवाएं, और उच्च सैन्य पदों, उच्च सैन्य पदों कोष्टक में कर्नल कर देना, कर्नल, जनरल, ये सब ही आते हैं बड़े बड़े पद। मेजर, हाँ कैप्टन वगैरह भी आ सकते हैं, ये सब उसी में आ जाएंगे। पर नियुक्त है, पर नियुक्त है इन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं किया जाएगा, या इन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं माना जाएगा, इन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं माना जाएगा। अगर इन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर कहां कहां शामिल किया जाएगा बताइए? इनको लिखो अगला, इसी में इनको क्रीमी लेयर माना जाएगा, इनको क्रीमी लेयर माना जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस वाद में दिया था? इंदिरा साहनी वाद में। समझ में आ रही है आपको? 1992 इंदिरा साहनी वाद में। ध्यान रखना है इस सारी चीजों को। अब देखिए, 50% का रूल लागू हो गया इंदिरा साहनी वाद में, 50% से ज्यादा जो है आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु इकलौता मात्र एक ऐसा राज्य था जहां 64% आरक्षण लागू था। 64% पिछड़े वर्गों के लिए तमिलनाडु में। और वहां की मुख्यमंत्री कौन थी? अम्मा जयललिता। अब वो खतरा तो उससे भी मर रहा क्योंकि आरक्षण के बेस पे तो मुख्यमंत्री बनी थी। अब भागी भागी आई, नरसिंह राव की सरकार थी, नरसिंह राव कुछ करो, नरसिंह राव हम क्या कर सकते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम कर क्या सकते हैं? कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करो, मैं आपको बाहर से सपोर्ट करूंगी, आप मेरे लिए एक काम कर दो, मेरा जो आरक्षण है 64 वाला, उसे 9वीं अनुसूची में डाल दो। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ये आपको मैंने कई बार बता दिया है। समझ में आ रही है आपको? और 9वीं अनुसूची अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो उसमें जो 9वीं अनुसूची में जो सारी चीजें आ जाती है उसमें सुप्रीम कोर्ट दखलंदाज नहीं देता। वो अलग बात है कि 1973 के केशवानंद भारती वाद के बाद में उसमें दखलंदाजी देना चालू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। समझ में आ रही है? 1973 से पहले जितनी भी घटनाएं हैं, उसमें जितने भी नियम या कानून डाले गए हैं 9वीं अनुसूची में, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। समझ में आ रही है? अब अम्मा भागी भागी आई तो अम्मा को बचा लिया किसने? नरसिंह राव। अगला देखते हैं, चलो। अच्छा, इसे मैं जो अभी लिखवा रहा हूं उसको शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री के हिसाब से कभी कभी पूछ लिया जाता है। लिखिए, 69%, 64% आरक्षण
64% आरक्षण तमिलनाडु। प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे? नरसिंह राव। स्लैश करके नरसिंह राव डाल देना। स्लैश नवी अनुसूची। अब आपको याद रहेगा कि ये जो पहला सरकार ने डाला बनाया था 50% वाला, इसको कहां डाल दिया गया था? नवी अनुसूची में। दूसरा पॉइंट बनाइए, सरकार उसके बाद में एक और संविधान संशोधन बिल लेके आई है, 77वां संविधान संशोधन बिल। लिखिए 77वां संशोधन अधिनियम। जिसके माध्यम से अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया। जिसके माध्यम से अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा। प्रोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कौन बदल सकता है? संसद। समझ में आ रही है आपको? अच्छा, मैंने एक चीज कराई थी, ब्लड प्रूफ। मैंने आपको बताया था आरक्षण, सबसे पहला जो मैंने उसमें बताया था, मैंने आर्टिकल 12 में और 13 में बताया था। ब्लड प्रूफ 13 है जो विधि की परिभाषा देता है। ऐसी कोई विधि है नहीं जो मौलिक अधिकारों को कम कर सके। समझ में आ रही है आपको? लेकिन ये कम कर रही है कि नहीं? सारी चीजों को अब जितने आरक्षण दिए हैं, इंदिरा साहनी बाद में कह रहा है 50% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसने पलट दिया 64वां। समझ में आ रही है आपको? 64 कर दिया। 64 नहीं, उसको 69 कर लेना आप, 69 कर लेना उसको। हाँ, दिमाग से निकल गया तो। क्या लिख रहे थे आप? ये जारी रहेगा। अब ये पलट दिया इसका डिसीजन। अगला एक और डिसीजन, एक और लेके आया था ये संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन। 81वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया, जिसके माध्यम से बैकलॉग वैकेंसीज वही हैं जो कैरी फॉरवर्ड रूल, इसी को बोलते हैं। इसके सामने लिख देते हैं ना, कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल में 50% को हटाकर, 50% की सीमा को हटाकर 100% कर दिया गया। 100% कर दिया गया। अब ये भी बदल दिया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। किसने बदला है? ये संसद ने। अब ये पूछा जा सकता है कौन से एक्ट के द्वारा? 81वां संविधान संशोधन के द्वारा। समझ में आ रही है आपको? 100% कर दिया। बताइए, पहले 50% ज्यादा नहीं हो सकता था, लेकिन अब के 100% कर दिया। यानी कि अब 100 सीट निकाली है और 20% ये है, ठीक है, और इसमें से 15 सीट बची हैं। अब मान लो ये 15 सीट होकर के 50% से ज्यादा जो है 60% निकाली है सरकार ने। किसके लिए? बैकवर्ड के लिए। 60% में से भरी है 15, लेकिन अब बची कितनी है? 45। 45 को आगे अगली साल लेके जाएगा। 45 प्लस उसके बाद 50% अगली साल की जो होंगी, कितनी हो गई? 95%। समझ में आ रही है? इस तरीके से जो है वैकेंसी जनरल वालों के लिए कितनी रह गई फिर? 5%। समझ में आ रही है अब? ये चलिए अगला लिखते हैं हम। देखिए, जब क्या इंदिरा साहनी वाद को पलट दिया किसने? 81वां संविधान संशोधन और 77वां संविधान संशोधन, ठीक है, और नवी अनुसूची है। अब उसने सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी हार हो गई, लेकिन उसके बावजूद
कुछ ना कुछ सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और वाद आया जिसे हम नागराजन वाद के नाम से जानते हैं। ये कब आया था? 2006 में। नागराजन वाद में ये कहने लगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहने लगे, देखिए सरकार से कह रहे हैं प्रोन्नति में आरक्षण लागू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करना है वो कर लो, लेकिन 3 शर्तों को छोड़कर। 3 शर्तें क्या हैं? जिनको जो आप आरक्षण दे रहे हो और वो उनको आरक्षण मिला है वो आज भी पिछड़े हैं, ये सिद्ध करो पहले तो। जिनको आरक्षण मिला हुआ है आज भी वो पिछड़े हैं, जब से लागू किया है आज भी पिछड़े हो, तब उन पर जो है आरक्षण लागू होना चाहिए, या तो वो क्रीमी लेयर में होने चाहिए या फिर उसी में होने चाहिए। दूसरा है सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए मैंने एक आर्टिकल करवाया था एनओटी नोट करके 335, समझ में आ रही है? 335 क्या कहता है? सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं? इतना आरक्षण आप दे दोगे कि सेवाओं की कुशलता कार्य कुशलता बेकार हो जाए तो फिर फायदा क्या है? समझ में आ रही? 20-20% पे तुम आईएएस ऑफिसर, 30-40% पे आईएएस ऑफिसर बना दो या बड़े बड़े अधिकारी बना दो सरकार के, काम क्या करेंगे फिर वो? आ रही समझ में? तो उनको रोकने के लिए सबसे पहले 3 शर्तें लागू की गई। पहला, जिनको जो आप आरक्षण दे रहे हो क्या वो आज भी पिछड़े हैं, यह सिद्ध करो। दूसरा, जो सेवाओं की कुशलता प्रभावित हो रही है इसको भी सिद्ध करो, सेवाओं की क्या नाम है कुशलता जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जिनको आप आरक्षण दे रहे हो क्या वो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हैं सेवाओं में? आज भी सेवाओं में आज भी पिछड़े हुए हैं, वो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उनका, ये सिद्ध करो। समझ में आ रही है? ये है नागराजन वाद। अब देख लेते हैं हम आरक्षण के बारे में किस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना है हमें। ठीक है, 4-5 पॉइंट भूमिका में, 4-5 पॉइंट तर्क में, वितर्क में भी दे देंगे, फिर निष्कर्ष में दे देंगे। आरक्षण में किस तरीके से सवाल आते हैं, किस तरीके से आप कैसे सुझाव दोगे उनको। ठीक है, करो तो। चलिए देखते हैं आरक्षण पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं, किस तरीके से आपको लिखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे पहले आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, यानी बेस क्या होना चाहिए, इसके लिए 2-4 पॉइंट इसके बारे में दे देते हैं। आरक्षण का पहला पॉइंट है पिछड़ापन। पहला बेस क्या देंगे आप? आरक्षण कब मिलना चाहिए? जब व्यक्ति पिछड़ा हो। समझ में आ रही? पिछड़ापन होना चाहिए। दूसरा, ऐतिहासिक पिछड़ापन होना चाहिए, उसके लिए हिस्टोरिकल भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रही है आपको? हिस्टोरिकल में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अम्बेडकर के साथ में कैसे कैसे सलूक किए जनरल कास्ट वालों में, पंडित ठाकुर जिनमें सभी जातियां शामिल हैं। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी के सभी को आरक्षण दे दिया जाए और जनरल वालों को छोड़ दिया जाए। आनुपातिक, समानता की ओर ले जाने वाला। समझ में आ रही? समानता की ओर ले जाने वाला। तीसरा, इस समानता से सामाजिक न्याय हो, ऐसा ना हो सामाजिक अन्याय हो। समझ में आ रही? ये तो हो गए आधार हमारे। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? ये हो गए आधार। यहाँ पे अब हम सुझाव को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ समस्या देख लेते हैं। समस्या क्या हो रही है अभी हाल फिलहाल में? पहली समस्या है राजनीतिक आधारों पर दिया जा रहा है आरक्षण। पहला, समझ में आ रही है? राजनीतिक आधारों पर आरक्षण का जो है प्रावधान दिया जा रहा है। अब जैसे मायावती SC/ST लोगों के लिए आगे आ रही है, ताऊ कहता है मैं पिछड़े वर्गों का नेता हूं। समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने आप को सिद्ध करने पर लगी हुई है, मैं पिछड़े वर्गों का OBC का नेता हूं। समझ में आ रही है? ऐसा। तीसरा है आरक्षण के लाभ प्राप्त जो कर चुके व्यक्ति हैं उनको सूची से बाहर निकालें, लेकिन बाहर नहीं निकाला जा रहा है, ये तीसरी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है, समझ में आ रही है आपको? आरक्षण का प्राप्त लाभ तो मिल गया है, जैसे अभी एक उसमें देखो आप टीना डाबी को आपकी अभी उसके माँ बाप IAS है, आई थिंक ऐसा मैंने सुना है, और उसको आरक्षण के बल पे जो है इंडिया टॉपर बना दिया गया है IAS में। तो जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, सुझाव में थोड़ा सा इस तरीके से। लेकिन 2018 में SC/ST जो एक्ट आया था 2018 में, उसके लिए जो है आरक्षण लागू कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, राजनीतिक शक्ति के आधार पर हो रहा है, बल्कि किसके आधार पर होना चाहिए? पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। राजनीतिक शक्ति के आधार पर हो रहा है लेकिन पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। अब यहां हम देख लेते हैं सुझाव। ये तो समस्या हो गई आपकी, या सुझाव देख लेते हैं। सुझाव में पहला क्या है? आरक्षण के आधार को विविधतापूर्ण बनाया जाए। ऐसा नहीं हो केंद्रीय पूर्ण बनाया जाए, सेंटर में नहीं, विविधतापूर्ण, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जातियों को दिया जाए, एक ही जाति को नहीं। समझ में आ रही है? केवल समाजवादी की पार्टी आ जाती है तो उनको लिए, यादवों के लिए
सारी भर्ती निकाल देते, ऐसे नहीं। मायावती की आ जाए तो एसटीओ के लिए सारी कोटा निकाल दिया, इस तरीके से नहीं। विविधतापूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विविधतापूर्ण। और दूसरा, भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। अगर उत्तर भारत से हैं तो दक्षिण भारत से भी होना चाहिए, पूर्वी भारत से भी होना चाहिए, और पश्चिमी भारत से भी होना चाहिए। तीसरा, शैक्षिक आधार पर, एजुकेशन आधार पर आपको आरक्षण देना चाहिए। चौथा है उसके शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक आधार पर होगा तो शैक्षिक स्थिति को उन्नत करने के लिए होना चाहिए, ना कि बेकार करने के लिए, उसकी जो है स्थिति को उत्थान करने के लिए। समझ में आ रही है? किसका? शैक्षिक स्थिति को उत्थान करने के लिए। अगला है इसका, आरक्षण में अनारक्षण भी होना चाहिए। जिसको आरक्षण मिला है, आरक्षण में अनारक्षण भी होना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आरक्षण में अनारक्षण होना चाहिए। जिसको आरक्षण मिल रहा है उसे आराम से जो है आरक्षण मिल चुका है, अब ठीक है, अब उससे जो है इसकी स्थिति ऊंची हो गई है तो उसको उतारना भी तो जरूरी है, आरक्षण उसको बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब कौन सी लेयर में आ गया? वो क्रीमी लेयर में आ गया। क्रीमी लेयर में आकर के उसे, ये तो हो गया हमारे सुझाव। समझ में आ रही है आपको? अगला एक आर्टिकल और है, उसको लिख लो आप। आर्टिकल 16(5) का हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 16(5). आर्टिकल 16(5) धार्मिक संस्थाओं में, धार्मिक संस्थाओं की कर लेना, धार्मिक संस्थाओं की सेवाओं में समानता, धार्मिक संस्थाओं की सेवाओं में समानता। किसी धार्मिक संस्था के द्वारा, किसी धार्मिक संस्था के द्वारा उस संस्थान में, किसी धार्मिक संस्थान के द्वारा उस संस्थान में कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने, कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने धार्मिक समुदायों, अपने धार्मिक समुदायों के सदस्यों को, अपने धार्मिक सदस्यों को, समुदाय के सदस्यों को प्राथमिकता दी जा सकती है, प्राथमिकता दी जा सकती है। ये देखिए इसका मतलब सीधा सा ये है, जैसे कि अब मान लो कि जैसे मस्जिद में कोई वैकेंसी निकली या फिर मंदिर में किसी बड़ी मंदिर में जो है वैकेंसी निकल रही है, तो मंदिर में किसी मुसलमान को नहीं रखा जाएगा और मस्जिद में किसी गैर हिंदू को नहीं रखा जाएगा। समझ में आ रही है आपको? किसी हिंदू को नहीं रखा जाएगा। आ रही समझ में? इसलिए क्योंकि उसकी जानकारी नहीं है ना उसको, भाई मस्जिद की पूजा पाठ किस तरीके से है वो तो मुसलमान ही जानता है, मंदिर की पूजा पाठ किस तरीके से वो मुसलमान वो हिंदू जानता है। ठीक है, एक आर्टिकल और है, उसके बारे में आपको 2 शब्द याद रखने बस, ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है वो। इसके देखिए, एक है 15(6), एक है 16(6). ये दोनों आर्टिकल समान है। समझ में आ रही है? लेकिन दोनों में एक एक चीज है, दोनों में क्या है? आर्थिक आरक्षण। दोनों में आर्थिक आरक्षण है, कितना है? ईडब्ल्यूएस कितना है? 10%। समझ में आ रही है? लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। 15(4) शिक्षा से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? शिक्षा से, शिक्षा से रिलेटेड है। और ये वाला है 16(6) रोजगार से रिलेटेड। समझ में आ रही है? बस यही है आरक्षण, खत्म।